12वीं के प्रथम अध्याय में जो कि प्रजनन चैप्टर है, उसमें जीवों में जनन नामक अध्याय में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कर दी थी। अब बारी है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। आइए हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद हम अगले लेसन पर चलेंगे। जो महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वह है अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में क्या अंतर है। अलैंगिक जनन, आप आंसर लिखेंगे कि अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। नंबर प्रथम, अलैंगिक जनन में जीवों की सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेती है, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा दो शरीर भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, अलैंगिक जनन में युग्मकों का ना ही निर्माण होता है और ना ही प्रयोग, अर्थात अलैंगिक जनन में युग्मक का कोई कार्य नहीं है, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक परस्पर संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संततियां आनुवांशिक रूप से समानता का प्रदर्शन करती है, जबकि लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संततियां भिन्न भिन्न स्वरूपों वाली होती है, अर्थात एक ही प्रजाति में अलग अलग रूप रंग वाले जीव पाए जाते हैं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव की अपेक्षा अधिक जीवन सक्षम होते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन से सिर्फ एक ही गुणों का समावेशन होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संततियों में दो अलग अलग वंशानुक्रमों का मेल होता है, जिसकी वजह से एक तीसरे टाइप का कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जो कि जनन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे और वह प्रश्न है बाह्य निषेचन क्या है, इसकी क्या हानियां हैं। जीव के शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। अधिकांशतः जलीय पादप एवं जलीय प्राणियों, जलचरों, उभयचरों आदि में बाह्य निषेचन द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। मेढक इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बाह्य निषेचन से होने वाली जो हानियां हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे जो पहली हानि है कि जीव इस विधि में युग्मकों की अत्यधिक संख्या को निर्मुक्त करता है, ताकि माध्यम में युग्मकों के संलयन की संभावना अधिक हो, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा नष्ट होती है और ऊर्जा नष्ट होना हानि है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है युग्मकों के संलयन की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि गारंटी तब होगी जब युग्मक को संबंधित स्थल तक पहुंचा दिया जाएगा, जबकि बाह्य निषेचन में जिस स्थान विशेष तक युग्मकों को पहुंचना है उसके लिए उन्हें माध्यम पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब चूंकि यह निर्भरता माध्यम पर आधारित है, इसलिए माध्यम यह निर्णय करेगा कि यह वस्तु अर्थात युग्मक उस स्थान पर पहुंचेगा कि नहीं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि माध्यम की दिशा जिधर होगी युग्मक की दिशा भी उधर ही परिवर्तित हो जाएगी। तीसरा है जलीय जीव प्रायः युग्मनजों को नष्ट कर देते हैं। अब माना कि युग्मक का संलयन हो भी गया तो भी जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है फिर भी जलीय जलचर जो होते हैं वो उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन कारणों से बाह्य निषेचन की गुणवत्ता में ह्रास होता है। तो प्रथम अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने पढ़ लिया। अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं और वह है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प, आपने पुष्प को देखा होगा। पुष्प सामान्यतः लगभग सभी पादपों में पाए जाते हैं, कुछ पादपों को छोड़ करके। और पुष्प बड़े आकर्षित करने वाले वस्तु है। विभिन्न चीज़ों में, विभिन्न उत्सवों में पुष्प का बड़ा प्रयोजन होता है, सजावटों के रूप में इसका बड़ा कार्य है। तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि पुष्प प्रायः यह देखा गया है कि पुष्प देने वाले पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है।
पुष्प एक प्रकार का परोह होता है जिस पर रूपांतरित पुष्पी पत्तियां अवस्थित होती है एवं उस पर गांठें भी व्यवस्थित होती है। मुख्यतः पुष्प 4 भागों में बटे होते हैं। सबसे पहला जो है वह है बाह्य दलपुंज, इसको हम क्लैक्स बोलते हैं। दूसरा है दलपुंज, इसको हम कोरोला कहते हैं। उसके बाद पुमंग यानी कि एंड्रेसियम और जायांग गाइनेसियम। तो 4 भाग हो गए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इसके बाद पुष्प की लंबवत काट का चित्र आप कहीं से भी देख सकते हैं। प्रजनन के दृष्टिकोण से पुष्प अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पराग कणों तथा अंडों का निर्माण करता है। परागन स्थल है, निषेचन के लिए उत्तरदायी है, बीज एवं फलों को विकसित करता है, फल एवं बीजों को परिकिरणन करता है। इसके जो महत्वपूर्ण भाग हैं पुष्प के वो हैं पुमंग। पुमंग को स्टेमेन कहते हैं। पुमंग को पुष्प का नर जननांग कहते हैं जो पुंकेसरों अर्थात स्टेमेन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है जिसे फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर कहते हैं। यानी कि पुंकेसर का निर्माण फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर से होता है। फिर से ध्यान दीजिए कि पुंकेसर का निर्माण फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर से होता है और पुष्प का नर जननांग है पुमंग जो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। अर्थात पुमंग का निर्माण पुंकेसर से होता है और पुंकेसर का निर्माण 3 चीजों से होता है और वो है फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। फूल के केंद्र में मादा जननांग पाया जाता है जिसे जायांग कहते हैं। परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसके 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी अवस्थित होते हैं। अब पुंकेसर की बात करेंगे। पुंकेसर को हम स्टेमेन कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है जिसके द्वारा पुमंग का निर्माण होता है। हमने पढ़ा कि पुंकेसर जो है, पुंकेसर से पुमंग का निर्माण होता है। अलग अलग प्रजातियों में पुष्पों में इसकी अलग अलग लंबाई होती है। यह 3 भागों में बटे होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। यानी कि फिलामेंट को हम हिंदी में पूतंतु कहते हैं, कनेक्टिव को योजी कहते हैं और एंथर को परागकोश कहते हैं। इसके बाद लघु बीजाणु क्या है इसके विषय में हम जानेंगे। लघु बीजाणु को माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है। बीजाणु जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत 4 अगुणित का मतलब हैप्लॉइड जिसमें क्रोमोसोम की संख्या डबल नहीं हो, सिंगल हो। तो फिर से देखते हैं कि बीजाणु जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत 4 अगुणित हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण करती है। इन्हें लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। लघु बीजाणु प्रारंभिक अवस्था में लगभग गोलाकार होता है। धीरे धीरे इसकी संरचना में परिवर्तन होते चला जाता है और अंततः यह चतुष्कोणीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। यह 4 प्रकार की भित्तियों से घिरा होता है। यानी कि जो चतुष्कोणीय संरचना होता है माइक्रोस्पोर्स का, लघु बीजाणु का, यह 4 भित्तियों से घिरा होता है। प्रथम भित्ति को हम बाह्य त्वचा यानी एपिडिडर्मिस, उसके बाद अंत एस्थीसियम यानी इंडोथीसियम और मध्य परत मिडिल लेयर और टेपिटम कहते हैं। 4 मुख्य परत हो गए लघु बीजाणु के, बाह्य त्वचा, अंत एस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम। लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस कहते हैं। स्त्री केसर क्या है? पिस्टिल। स्त्री केसर को हम पिस्टिल कहते हैं। यह पुष्प का मादा प्रजनन अंग है। इसका निचला हिस्सा अंडाशय होता है जो एक फूली हुई संरचना होती है। एक फूली यानी कि पूरा फुला हुआ सा एक स्ट्रक्चर होता है। इससे वर्तिका यानी स्टाइल जुड़ी होती है जो नली के जैसी संरचना है यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा होता है। जायांग स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एकांडपी और बहुआंडपी, मोनोकार्पेलेनस और मल्टीकार्पेलेनस।
जो एकांडपी होते हैं इसमें केवल एक स्त्री केसर होता है, और जो बहुअंडपी होते हैं उसमें एक से अधिक स्त्री केसर होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। अब बहुअंडपी के भी दो प्रकार हो गए, है ना, युक्तांडपी यानी सीन कार्पस और बी युक्तांडपी एपोकार्पस। युक्तांडपी और बी युक्तांडपी। परागन, इसके बाद की जो घटना है वह है परागन। परागन के विषय में हम जानेंगे पॉलिनेशन। पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस घटना को हम परागन कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागन क्या है? स्व मीन्स स्वयं। इस प्रकार के परागन में पुष्प के परागन या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या फिर उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच सकते। यानी कि स्वयं से जब परागन हो, खुद से जब परागन हो तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। और परपरागन किसे कहते हैं? जब परागन दूसरे पुष्प पर निर्भर हो तो उसे हम परपरागन कहते हैं। परपरागन कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु परागन, कीट परागन, जल परागन, चमगादड़ परागन इत्यादि। तो एक एक करके, वन बाय वन करके हम प्रत्येक तरह के परागन के विषय में, परपरागन के विषय में जानेंगे। सबसे पहला है वायु परागन, यानी इसको हम एनीमोफिली कहते हैं। वायु परागन मीन्स एनीमोफिली। एनीमोफिली का अर्थ होता है वायु द्वारा परागन। वायु परागित पुष्पों में परागकण वायु में उड़कर पादपों पर स्थानांतरित होते हैं। और